हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल एजुकेशन ब्लॉग्स विद अनीता में। आज हम फिज़िक्स के पार्ट 1 वीडियो में कुछ चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। 3 to 4 चैप्टर्स के जो की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि टीजीटी साइंस एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इम्पोर्टेंट्स हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर फर्स्ट। जो आपका है फिज़िक्स में वो मोशन है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मोशन होता क्या है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे कह रहा है मोशन क्या होता है। मोशन मान लो यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक, ये पर्सन मूव कितना करता है इस वॉल के रिस्पेक्टिव। जो वॉल है उसको हमने एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया है। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गई आपकी वॉल, एक जगह ही प्रेजेंट है, उसको हम मूव नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वॉल को हमने एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया है। ठीक है, जो हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है यानी कि वॉल, उसको हमने एक रेफरेंस पॉइंट की तरह लिया है। और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर सकता है उसमें हम देखते हैं कि उसकी पोजीशन में कंटिन्यूसली क्या चेंजेस आते हैं, उसको हम कहते हैं मोशन। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के क्या है, लेट्स सी। मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट। मोशन, ठीक है, मोशन को हम डिस्टेंस में भी आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर? अभी बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क क्या होता है। डिस्टेंस होता है इसमें हम किसी भी डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर? द यूनिफॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी the motion of an object could be uniform or non-uniform depending on whether velocity is constant or changing। जो हमारा मोशन होता है वो अगर हम ब्रॉडली देखें तो 2 टाइप्स का होता है, एक यूनिफॉर्म, दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब होता है कि टाइम और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट 1 आवर में भी 1 किलोमीटर चल रहा है, तो यानी कि यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस उसकी कांस्टेंट होती है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मान लो फर्स्ट 1 आवर में उसने कितना चला, 1 किलोमीटर चला, दूसरे सेकेंड आवर में जो चला उसने, ठीक है, वो मान लो उसने 3 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। या जो ये क्या होता है, इररिस्पेक्टिव होता है डिस्टेंस और टाइम के, यानी कि इसमें पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर्ड नहीं होती, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यानी कि स्पीड क्या होती है, जितनी डिस्टेंस कवर की गई है उस पर्टिकुलर टाइम में। तो डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, एस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और कैपिटल टी या स्मॉल टी जो भी लेना है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टी से। तो फॉर्मूला हो जाएगा एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ठीक है, क्या होता है, पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया गया है उसको हम स्पीड कहते हैं। अब यहाँ पे देखो एक टर्म आता है स्पीड और वेलोसिटी में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको हम। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस देखो, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी और विच इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको याद रखना है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है ना, डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी में आपकी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, इसलिए उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। कभी कभी पूछ लिया जाता है स्पीडोमीटर क्या होता है, तो स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर को जो मेज़र करता है इंस्ट्रूमेंट होता है एक टाइप का। क्या होता है ये आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेज़र करता है स्पीड ऑफ कार को, किसमें,
किलोमीटर पर आवर में। आपने किसी भी व्हीकल में, मोटरसाइकिल हो गई या फिर कार हो गई, इसमें 2 टाइप्स के आपके इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, एक स्पीडोमीटर, एक ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर से स्पीड पता चलती है और ऑडोमीटर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कार ने या किसी भी व्हीकल ने, ठीक है, किलोमीटर में इसको हम मेज़र करते हैं। अब देखो, एक चीज़ होती है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। स्पीड में हम डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं, S=D/T लेते हैं। वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, तो इसको हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको हमने कह दिया, वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यही दिया हुआ है कि आपका वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है अपॉन टाइम टेकन। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ये क्या बताया है, एक्सेलरेशन बताया है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उसका जो होता है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक टर्म आता है रेस्ट एंड मोशन। 2 टर्म्स होते हैं आपका, एक होता है रेस्ट, एक होता है मोशन। रेस्ट आपका क्या होता है, ये आपका होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, क्लियर, जो कि मूव नहीं कर सकता, अपने पर्टिकुलर प्लेस पे ही रहता है, इर्रिस्पेक्टिव होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन में है, ठीक है। वो मूव नहीं करता, हमेशा आज देखोगे कल देखोगे वो एज सच वहीं पे रहता है, तो उसको हम कह देते हैं रेस्ट। जैसे भी यहाँ पे दिखाया, बिल्डिंग्स हो गई, हाउसेस हो गया, पिलर्स हो गया, ट्रीज हो गए, ये सब हमारे रेस्ट कंडीशन में रहते हैं। मोशन में जो कि मूव कर सकते हैं, यानी कि अपने प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई, आज हम घर पे हैं, कल हम मार्केट में हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद मार्केट चले जाएं। बर्ड है, अभी एक ट्री पे बैठा है, कुछ समय बाद दूसरी ट्री पे है, तो ये सब एग्जाम्पल क्या है, हमारे मोशंस के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। अब आता है टाइप्स ऑफ मोशन। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, लेकिन उसके बेसिस पे ही कि कुछ मोशंस के टाइप्स को डिफाइन किया गया है। जैसे कि पहला है रेक्टेनियल। रेक्टेनियल में क्या होता है, कोई भी पर्सन, कोई भी व्हीकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट मूवमेंट करता है, ठीक है, स्ट्रेट में होता है, एक पर्टिकुलर लाइन में मूव करता है, उसको हम कहते हैं रेक्टेलियर मोशन या आपका स्ट्रेट मोशन कहते हैं। दूसरा होता है सर्कुलर। सर्कुलर जैसे आपने वॉच, ठीक है, एक सर्कल में मूव करता है। किस में मूव करता है, सर्कल में मूव करता है, उसको हम कह देते हैं सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, ये आपका फुटबॉल का मूवमेंट जो होता है वो रोटेशनल होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, फ्लिपिंग होती है ना, फ्लिपिंग होती है बॉल की, तो उसको हम कह देते हैं रोटेशनल मूवमेंट। पीरियोडिक मूवमेंट क्या होता है, आपने पेंडुलम वाली वॉच देखी होगी, देखो ये दिखाया है पेंडुलम, तो ये पेंडुलम कैसे मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है ना, तो इसको हम कह देते हैं पीरियोडिक मोशन। क्लियर। पर्टिकुलर टाइम में एक डायरेक्शन में और नेक्स्ट पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इस टाइप के मूवमेंट को हम कह देते हैं पीरियोडिक मोशन। क्लियर। अब देखो कुछ इक्वेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस है मोशंस की। पहली क्या कहती है, v इज इक्वल टू u प्लस AT, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे मिस हो गई थी, नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन कहती है जो वेलोसिटी होती है, ये क्या करता है, इट गिव्स वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम। देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो किसके अकॉर्डिंग है, टाइम के अकॉर्डिंग है। वेलोसिटी और टाइम की बात कही है यहाँ पे, ध्यान देना, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम की बात कही गई है। अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं,
इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। यहाँ पे वेलोसिटी की बात हुई है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी और टाइम। यहाँ पे हमने टाइम और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इसकी इक्वेशन होती है एस, जो कि डिनोट करता है डिस्टेंस को। यू आपका क्या होता है, यू आपकी होती है इनिशियल मूवमेंट, इनिशियल मोशन जो होता है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हो इसको। और जो आपकी वी होती है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात भी कही गई है। क्लियर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान दो, यहाँ पे किसकी बात कही गई है, वेलोसिटी की और डिस्टेंस की बात कही गई है। इन पॉइंट्स को याद रखना है। फर्स्ट में वेलोसिटी और टाइम को पॉइंट आउट करो, सेकेंड में डिस्टेंस और टाइम को पॉइंट आउट करो, थर्ड में वेलोसिटी और डिस्टेंस को टाइम आउट करो। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, तो उसमें डेरिवेशन डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, सिर्फ पॉइंट वाइज हमने यहाँ पे कोशिश की है कि वन डे रिवीजन आपका कैसे हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे वेलोसिटी रिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस की बात कही गई है। ठीक है। एक्सेलरेशन आपका यहाँ भी है वी स्क्वायर, ये आपका फाइनल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई प्लस 2as हो गया, एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस हो गया। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लॉ ऑफ मोशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट, आपका मोशन में इतना ही पूछा जाएगा, जनरली न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, उनको भी प्रैक्टिस करिएगा। सेकेंड चैप्टर आता है हमारा फोर्स का। सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेशन क्या होती है फोर्स की। ठीक है। अब पुश और पुल, यानी कि किसी को धकेलना या किसी को खींचना, पुश और पुल ऑन अ बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। या तो हम किसी को पुश करेंगे, ठीक है, या हम किसी को पुल करेंगे। फोर्स आर यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शन लाइक पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। किसी भी वे में हम फोर्स को एवरीडे यूज़ में करते हैं, या हम किसी को उठा रहे होते हैं, किसी को खींच रहे होते हैं, किसी को धकेल रहे होते हैं, स्ट्रेच कर रहे होते हैं, या ट्विस्ट कर रहे होते हैं, या किसी को प्रेसिंग कर रहे होते हैं। तो ये सब क्या है, एक एग्जाम्पल्स हैं फोर्स के। अब फोर्स को इफेक्ट कौन कौन करता है, अगर फोर्स करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। फोर्स अप्लाई करेंगे हम किसी भी ऑब्जेक्ट में तो मूव होने लग जाएगी, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगी, मूव करेगी। या हम फोर्स से किसी भी चलती हुई बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं, फोर्स ज़्यादा लगा दो स्पीड तेज हो जाएगी, डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, और उसके शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। ये इफेक्ट होता है, ठीक है, कि फोर्स को लगाने के बाद क्या क्या इफेक्ट हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। क्लियर है। अब आते हैं हम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स पे। ये क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है बैलेंस्ड फोर्स, यानी कि पहले देखते हैं बैलेंस फोर्स होता क्या है। डू नॉट कॉज चेंज इन मोशन, यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होता, नो मोशन। ठीक है। दोनों फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, यानी कि एक अगर यहाँ से इतना फोर्स 60 न्यूटन का लगा रहा है तो यहाँ भी आपका 60 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो इस ऑब्जेक्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, यानी बोथ साइड फोर्सेस आर इक्वल। ठीक है। उनका जो अमाउंट होता है इक्वल इन साइज होता है। क्लियर। यहाँ पे जो आपका नेट फोर्स क्या होता है, वो 0 हो जाता है। क्लियर। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई दो पर्सन है, एक 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एक 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस हो गया फोर्स में, एक 30 न्यूटन है, एक 60 न्यूटन है। तो अनबैलेंस फोर्स में मूवमेंट होगी, मोशन होता है। कहाँ होगा मोशन ऑब्जेक्ट का, जहाँ पे हमारा फोर्स ज़्यादा हो रहा है वहाँ की तरफ ऑब्जेक्ट आपकी खिसक जाएगी। क्लियर। occurs when force is greater than the other,
shows effect of force on object some same direction और opposite in direction, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है जहाँ पे फोर्स आपका ज़्यादा है। क्लियर? अब आते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन के 3 लॉ हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इसको हम इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो अपनी ही पोजीशन को बनाए रखता है जब तक कि उसमें से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। फिर से सुनो, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में कहा है मोशन के, एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन, अपने मोशन की स्टेट को चेंज नहीं करेगा जब तक कि उसमें कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। पॉइंट आउट करो अनबैलेंस फोर्स। क्लियर? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेज में है तो कोशिश करेगा अपने आप को उसी स्टेज में स्टे करे, ठीक है। कोई मोशन है तो वो इट विल रिमेन एट द सेम वेलोसिटी से वो मोशन करे, ठीक है। अगर हम उस पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट विद अ ग्रेटर मास हैव मोर इनर्शिया, मास के प्रोपोर्शनल क्या होता है आपका, इनर्शिया होता है, ठीक। जितना मास जिसका ज़्यादा होगा उतनी इनर्शिया उसकी ज़्यादा होगी। इट टेक्स मोर फोर्स टू चेंज देयर मोशन, जैसे यहाँ पे इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, तो यहाँ पे इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, है ना। और यहाँ पे मोर फोर्स लगेगा, फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे मास कम है तो इनर्शिया कम होगी, लेस होगी, और फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा इसको मोशन स्टेट में लाने के लिए। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। अब आते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड एक्सेलरेशन। न्यूटन के सेकेंड लॉ में कहा गया है, सिंपल सा याद रखना, F = ma, मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को फोर्स कहते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें मास, उसका मास m1 है, एक्सेलरेशन आपका a होगा, ठीक है, और आपका क्या है, फोर्स F1 अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मास 2 है ना, m2 ज़्यादा है, ये m2 ज़्यादा है m1 से, ठीक। तो यहाँ पे फोर्स भी किस में ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, F2 का फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू F1 के, ठीक है। तो यही बात कही गई है कि अकॉर्डिंग टू द मास जो होता है, एक्सेलरेशन और फोर्स जो होता है, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जहाँ मास ज़्यादा वहाँ फोर्स ज़्यादा। क्लियर? देखो यहाँ पे बोला है, जैसे एक्सेलरेशन की बात कही गई है, जहाँ पे स्मॉल मास होगा, क्लियर, स्मॉल मास में लार्ज एक्सेलरेशन होगा और लार्ज मास में क्या होगा, स्मॉल एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्सेस ऑलवेज कम इन पेयर्स, यू पुश ऑन अ बॉल, द वॉल पुशेस बैक। यहाँ पे बात हुई है एक्शन का रिएक्शंस की बात। एक्शंस पर आपका क्या रिएक्शंस आता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन्होंने कही, अगर आप कोई बॉल है उस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा जब आप इसको क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो उस वॉल पे, तो यहाँ पे भी एक फोर्स लगता है और ये वॉल भी एक फोर्स एक्सर्ट करती है F2, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, एज हार्ड एज द एप्पल पुशेज ऑन द कप पुशेज ऑन द एप्पल, यानी कि आपने क्या किया, इस कप को, ठीक है, फोर्स यहाँ पे आपने कप के थ्रू आपको क्या किया गया, आपने एप्पल पे फोर्स डाला, तो एप्पल ने भी एक फोर्स अप्लाई किया कप पे, ठीक है। एक्शन का रिएक्शंस जो होता है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ठीक है, जो इक्वल एंड अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, फोर्स हैपेंस इन पेयर इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक्शंस किया, ठीक है, कप ने क्या किया, एक्शन किया, और एप्पल ने क्या किया, उसका रिएक्शन दिया, एक फोर्स दिया कप पे, तो वो आपका क्या हो गया, रिएक्शंस हो गया। क्लियर?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम क्या होता है, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम P से डिनोट कर सकते हैं, P इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। क्लियर। ये आपकी जो मोमेंटम है ये कौन सी क्वांटिटी है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इसकी SI यूनिट क्या होती है मोमेंट की, आपकी m किस में होता है, kg हो गया। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड आपका किसका होता है, मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया SI यूनिट हो गई मोमेंटम की। इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी SI यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब आते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन अ सिस्टम टू टू बॉडीज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें कह रहा है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे नहीं किया जा रहा है टू बॉडीज पे, तो उसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम उसका 0 होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। देखो यहाँ पे देखो, जो मोमेंटम होता है वो मास वगैरह आपका क्या होता है, P इज इक्वल टू mv होता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेलोसिटी आपकी इनिशियल कब होगी, जब आपने वैक्सन स्टार्ट किया है। ये गन है। ठीक है, गन से आप बुलेट निकालते हो, जब ट्रिगर करते हो तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर किसका मास है, एक ऑब्जेक्ट का मास हो गया, गन का हो गया, एक बुलेट का हो गया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u1 हो गई। अभी इस पोजीशन पे जो रेस्ट वेलोसिटी होती है और इनिशियल इस वेलोसिटी होती है यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे दोनों जब आपने ट्रिगर किया तो क्या हुआ, कोलिजन आया, दोनों आपस में मिले, और जैसे ही आपने ट्रिगर दबा दिया डिफरेंट वेलोसिटी से दोनों ने मूव किया, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी v1 v2 हो जाएगी, जो कि इनिशियल वेलोसिटी से चेंज होगी। क्लियर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में यही बात कही गई है कि इनका जो प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हम दो ऑब्जेक्टों के बीच में, एक ऑब्जेक्ट है उसके बीच में अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं हम थर्ड चैप्टर में, दैट इज ग्रेविटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी एक होती है। ऐसा नहीं है, डिफरेंस होता है। ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स ये क्या होता है, यूनिवर्सल फोर्स होता है। ये क्या होता है आपका, यूनिवर्सल फोर्स होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जो ग्रेविटी होती है दैट इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी लाइंग ऑन द नियर सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो अर्थ के द्वारा, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटी को स्मॉल g से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है स्मॉल g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन यहाँ पर kg स्क्वायर। ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force directed along the line of center for the two product of their masses and inversely proportional to the square of the
सेपरेट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। इतनी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम बात करेंगे। जो एफ होता है वो आपके दो ऑब्जेक्ट के मासेस पे और प्रोपोर्शनली होता है, और वो जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी रेडियस के। ठीक है, उसकी आपके जो, तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम अपॉन एम इंटू एम1, यानी कि दो ऑब्जेक्ट हैं उनके मासेस पे प्रोडक्ट का, और आर स्क्वायर उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप इसको हटाओगे प्रोपोर्शनल के साइन को तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे f क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, और आपका जो g है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक, m क्या है, मास है ऑब्जेक्ट का। क्लियर, देखो यहाँ पे दिखाया है, मास अर्थ का हो गया m1, ये हो गया m2। ठीक है, ये हो गया आपका m2 हो गया, ये हमारा m1 हो गया। इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने r कह दिया, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस होता है। स्मॉल जी की बात करें, The acceleration produced on a freely falling body due to gravitational force is known as acceleration. Universal gravitational force क्या होता है? The force of attraction between two objects, unit masses separated by the unit distance. वही बात बोली गई है कि m1 अपॉन m2 r स्क्वायर, इसके जो आपका होता है ये फोर्स होता है। ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल जी, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। ये एक्सेलरेशन आपका अर्थ की पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इक्वेटर पे कुछ होता है, पोल्स पे कुछ होता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है यूनिवर्स में। ठीक है, इसकी जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि मास और वेट सेम होता है, लेकिन मास डिफर करता है वेट से। मास होता है कि उस पर्टिकुलर बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है। वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है विद विच द अर्थ अट्रैक्ट। वेट अगर हम देखें तो W इज इक्वल टू हो जाता है m इंटू जी, मास में ग्रेविटी आ जाती है, यानी कि जो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। क्लियर, इट डज नॉट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये मास चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन जो वेट होता है वो चेंज करता है जितनी उसकी ग्रेविटी होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लेस ग्रेविटी डिफ़र कर जाती है, क्योंकि इसीलिए वेट डिफ़र कर जाता है, क्योंकि स्मॉल जी आपका डिफ़र कर जाता है। क्लियर, इट कैन नेवर बी ज़ीरो, मास ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है या वेट होता है वो ज़ीरो होता है सेंटर ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, मास की आपकी SI यूनिट किलोग्राम होती है, और यहाँ पे जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। वेट मतलब फोर्स हो गया एक टाइप का। ठीक है, न्यूटन इसकी SI यूनिट हो गई। क्लियर, देखो यहाँ पे कुछ इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्मॉल जी का मान कहाँ पे ज़्यादा होता है या कहाँ पे कम होता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, तो उसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो, पहली चीज़ याद रखना, सेंटर ऑफ अर्थ में, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ में जो स्मॉल जी का मान होता है वो ज़ीरो होगा। एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ अर्थ में, ठीक है, वैल्यू क्या होती है इसका स्मॉल जी की, तो आपका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ की बात करते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ की बात करते हैं, सरफेस में कितना होता है, तो इसकी वैल्यू मानी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी मानी गई है सरफेस ऑफ अर्थ में। अब हम मानते हैं, इधर आ जाओ,
अब कहेंगे अगर सरफेस ऑफ अर्थ में इक्वेटर की तरफ जाएगी तो जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी और हम कह सकते हैं मिनिमम होती है। क्लियर? जी की वैल्यू मिनिमम कहाँ होती है, इक्वेटर में। पोल में यहाँ नॉर्थ पोल हो गया, नीचे साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होती है जी की वैल्यू। स्मॉल जी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही चेंजेस होती है, कैपिटल जी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट देखे। पहला पॉइंट, सेंटर ऑफ द अर्थ में स्मॉल जी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकेंड पॉइंट, सरफेस ऑफ अर्थ में, ये सेंटर ऑफ अर्थ में 0 हो गई, सरफेस ऑफ अर्थ में वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इक्वेटर में, ठीक, इक्वेटर में बात करें तो जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, जैसे मूव करते हैं, या हम कह सकते हैं मिनिमम हो जाती है। अगर हम ऊपर चलेंगे मैक्सिमम हो जाती है उसकी पोल्स में। क्लियर? देखा है ना, वेट मैक्सिमम एट पोल्स, वेट मिनिमम एट पोल्स। वेट मिनिमम होगा तो ग्रेविटी ऑलरेडी आपकी मिनिमम हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ से हमारे 4th पॉइंट निकल गए। पहला फिर से देख लो, 0 सेंटर पे होती है, 9.8 सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है, इक्वेटर पे वेट मिनिमम होगा, ठीक है, और वेट मैक्सिमम होगा पोल्स पे। इक्वेटर पे आपका वेट मिनिमम होता है। यहाँ पे एक बात कही गई है कि हाइट, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, इतना ध्यान रखना। एल्टीट्यूड पे, ठीक है, एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे जाते हैं, ठीक है, एच इसका जो बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जी की वैल्यू भी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जी की वैल्यू कहाँ पे क्या होगी। एक कॉन्सेप्ट देख लो आपका, देखो यहाँ यहीं से पता लगाएंगे। अगर हम ऊपर जाएंगे हमारी रेडियस बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, तो जी की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ठीक है। यही था एल्टीट्यूड में जाने पर, क्योंकि फॉर्मूला हमारा, अगर हम डिफरेंस में रिलेशन में देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मास बढ़ाओगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी, ठीक है, और आपकी रेडियस या डिस्टेंस अगर आपकी क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है आपका, स्मॉल जी कर देना इसको, रिलेशन बताया गया है, एफ इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन से हो गया, ये वेट बता रहा है, ठीक है, वेट या फोर्स हम कह सकते हैं इसको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फोर्स अभी हमने देखा है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। दोनों को इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं तो m और m कट जाएगा, क्या बटेगा, z इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। रिलेशन आपका ये हो गया। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर था हमारा फ्लोटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन में इतना बहुत है, थ्योरी पोर्शन में आपका इट इज़ इनफ टू दैट। अब आता है फ्लोटेशन चैप्टर इसमें, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका फ्लोटेशन चैप्टर है। इसमें प्रेशर और थ्रस्ट के बारे में पूछा जाता है, तो हम देख लेते हैं प्रेशर और थ्रस्ट क्या होता है। क्लियर? थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट इज अ फोर्स दैट द बॉडी एक्सर्ट परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस। अभी समझ में आएगा, ठीक है, कैसे हम कह रहे हैं कि थ्रस्ट और प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है। 2 मिनट रुको, अभी इसका एग्जाम्पल नीचे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना याद रखो, ये फोर्स होता है दैट बॉडी एक्सर्ट करती है परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस। पॉइंट आउट कर लेना, सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। एसआई यूनिट आपकी क्या हो गई, न्यूटन होती है, न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रेशर क्या होता है, thrust on an unit area of surface is called thrust. Pressure ratio, thrust upon ratio to the area. SI unit न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, पास्कल पूछी जाती है बहुत एग्जाम में, ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अभी ये देखो, देखो यहाँ पे थ्रस्ट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये थ्रस्ट को डिफाइन किया गया है। आपने किसी भी ग्राउंड में, ठीक है, आपने अपना क्या दिया, फोर्स दिया, तो यहाँ से भी थ्रस्ट वर्टिकली उसका लगेगा,
ठीक है। सैंड उसका जो देगा वो हॉरिजेंटली फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर। देखो प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे आ जाते हैं। प्रेशर होता है F/A, ठीक है। F यहाँ पे क्या है, थ्रस्ट है, यहाँ पे सरफेस एरिया की बात करी गई है। क्लियर। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आपका फोर्स या थ्रस्ट अपॉन सरफेस एरिया हो गया, और थ्रस्ट आपका क्या हो गया, पर फोर्स यहाँ पे जो लगाया गया है वो परपेंडिकुलर है। देखो परपेंडिकुलर मतलब ये ऐसी बात कही है, जो सैंड है यहाँ मिट्टी है, ग्राउंड है, उसका फोर्स हॉरिजेंटली लगा है, और जो शूज़ का है वो ग्राउंड के नीचे लग रहा है, तो एक दूसरे के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है। सैंड का हॉरिजेंटली फोर्स अप्लाई हुआ, इसका वर्टिकल हुआ, तो इसको हमने कह दिया थ्रस्ट, क्योंकि परपेंडिकुलर है। क्लियर। एक और पूछा जाता है 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट किसकी होती है, आपकी प्रेशर की यूनिट होती है। क्लियर। इसमें इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है जिसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोएंसी पे डिपेंड करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपका। क्या कहता है, द रूल दैट द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। देखो इसमें बोली गई है, यहाँ पे एक फोर्स होता है बायोंट, जब हम मान लो ये बीकर है, इसमें हमने बॉल को डाला, ठीक है, तो इस बॉल ने क्या किया, एक फोर्स डाला इस पे, लेकिन अब ये वाटर भी फोर्स करेगा किसको, इस बॉल को हटाने के लिए। ठीक है। जो फ्लूइड के द्वारा जो आपका फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसको हम बायोंट फोर्स कहते हैं। वो वाटर को डिस्पर्स कर देता है। ठीक है। वाटर को क्या कर देता है, फ्लूइड को डिस्प्लेस्ड कर देता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक। उसी को हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से डूबती नहीं है, उसमें तैरती रहती है। ठीक है। यही होता है क्योंकि जो सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट का फोर्स होता है, जो बायोंट फोर्स एक्टिंग करता है सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट पे, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी आ रही है। ठीक है। ग्रेविटी के कारण कोई भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, नीचे की तरफ आएगी। ठीक है। बायोएंसी होगी। अगर नीचे फ्लूइड का फोर्स वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो आसानी से तैरेगा, अगर इसका वेट ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, डिप हो जाएगी, बायोंट फोर्स 0 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बढ़िया दिखाया गया है। देखो यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे वेट है, ठीक है, उतना ही बायोंटी फोर्स अप्लाई किया गया है, तो पॉजिटिवली बायोटेंट हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका वेट आपका डबल कर दिया गया है। ठीक है। यहाँ भी बायोंट फोर्स क्योंकि तैर रही है तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली बायोटेंट हो जाएगा। यहाँ पे वेट और ज़्यादा कर दिया है, बायोंट फोर्स उतना ही लगा रहे हैं, नेगेटिवली हो जाएगा, ये डूबने लगेगी। यहाँ भी क्या हो रहा है, दोनों फोर्स भी उसका इक्वल है, उसका वेट भी इक्वल। यहाँ पे वेट कम है, बायोंट फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे वेट थोड़ा सा बढ़ाया है लेकिन बायोंट फोर्स से कम है, तो यहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगी, स्विम करेगी। यहाँ पे वेट ज़्यादा कर दिया है, अब बायोएंसी कम हो जा रही है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगी। क्लियर। यहाँ पे दोनों इक्वली है, जितना वेट है उसी के फोर्स के बराबर बायोएंटी फोर्स है, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल बायोएंट। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है वर्क, एनर्जी एंड पावर में। ठीक है। वर्क क्या होता है, दैट इज फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव्ड। क्लियर। यही होता है। W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं। ठीक है। वर्क इज डन व्हेन एवर अ फोर्स इज यूज टू मूव समथिंग। ठीक है। जैसे हमने डोर ओपन किया, किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया, ऊपर क्लाइंब स्टेयर्स, थ्रो बॉल, ये सब हमारा वर्क हो रहा है। दूसरा आता है एनर्जी। ठीक है। ये थर्मोडाइनमिक्स के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली, वर्क, एनर्जी एंड पावर। एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू एक्सर्ट अ फोर्स। क्लियर। एनर्जी इज सेम वेदर रनिंग अप स्टेयर्स, ठीक है, या वॉकिंग अप स्टेयर्स, एनर्जी आपकी सेम लगेगी।
पावर क्या होती है? पावर इज ग्रेटर रनिंग। पावर होती कितनी पावर से आप रन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे पावर आपको ज़्यादा लग रही है, ठीक, रनिंग करने में। वॉकिंग करने में पावर कम लग रही है, समझो। एनर्जी आपकी उतनी ही होगी, ठीक है। सेम एनर्जी और पावर में डिफरेंस क्या होता है? एनर्जी यानी कि आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस मान लो इसको रनिंग करके किया हो या वॉकिंग करके किया हो, दोनों में एनर्जी इक्वल होगी, ठीक है। पावर में क्या होता है? पावर में क्या होगा? पावर आपकी ज़्यादा लगेगी रनिंग करने में एज कंपेयर टू वॉकिंग। क्लियर? तो पावर क्या होता है? दैट इज हाउ क्विकली वर्क इज डन, ठीक है। कितनी जल्दी आप, कितनी कैपेसिटी से आप काम को कर रहे हो, वो पावर कहलाती है, ठीक। वर्क डिवाइडेड बाय टेकन टाइम टू डू वर्क, कितने टाइम में कितना वर्क आपने कर लिया है, इसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। डिफरेंस समझ लो। एनर्जी आपकी सेम होती है चाहे आप रनिंग करो या वॉकिंग करो। मान लो 10 जूल की एनर्जी खर्च हो रही है तो वहीं दोनों में ही इतनी खर्च होगी 1 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। लेकिन पावर होती है स्टैमिना, ठीक है। स्टैमिना आप में रनिंग का है तो ग्रेटर होगी आपकी पावर। आप धीरे धीरे वीक हो तो आपकी पावर कम है, इसीलिए आप वॉक कर रहे हो, ठीक है। डेफिनेशन दी गई है। वर्क क्या होता है इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। वर्क होता है F × D, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन टाइम्स ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हो गया आपका वर्क। एनर्जी ability of an object to produce change itself to a world around it, ठीक है। तो हमारा अगर वर्क, ठीक है, मोशन टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन विच मेक्स एन एंगल थीटा, अगर थीटा एंगल दिया हो तो हमारा वर्क क्या हो जाता है? FD cos थीटा। ये फॉर्मूला भी याद रखना। अगर कोई डायरेक्शन एंगल दी गई है तो फॉर्मूला हो जाता है W = FD cos थीटा। क्लियर? अब आते हैं हम काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv², ठीक है। हाफ टाइम्स द मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्क्वायर्ड। सीधा सा फॉर्मूला याद करना 12mv², ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट इज वर्क इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। वर्क कब होता है? जब आप काइनेटिक एनर्जी उसमें अप्लाई करते हो, ठीक। जूल क्या है? आपकी यूनिट ऑफ एनर्जी है, इक्वल टू न्यूटन टाइम्स अ मीटर। पावर क्या है? इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय द टाइम्स इट्स टेक्स टू डू वर्क। क्लियर? पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम कह सकते हैं हम इसको। क्लियर? वॉट क्या है? पावर की यूनिट है आपकी, ठीक है। पावर की यूनिट हो गई आपकी। और 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल अपॉन पर सेकेंड, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि एक पर्टिकुलर रोटेशन में है, ठीक। हाफ टाइम्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। रोटेशनल में आ जाती है बात इनर्शिया की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं M × G × H। इसको डिनोट करते हैं हम PE से लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटी के, उसके मास के और उसके डिस्टेंस के या उसकी हाइट के आपका प्रोडक्ट होता है। क्लियर? ठीक है। ये आपकी स्थितिज ऊर्जा जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई। रेफरेंस लेवल क्या होता है? द पोजीशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज 0। जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 होता है उसको हम रेफरेंस लेवल कहते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कहते हैं? स्टोर्ड एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट विद टेंशन और इलास्टिक क्वालिटी। इलास्टिक मतलब होता है खींचना, जिसमें जितनी इलास्टिसिटी होगी, रबड़ में है इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। सिंपल सा लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? ना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन उसका हम फॉर्म ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।
बट ट्रांसफॉर्म्ड कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड वन फॉर्म टू अनदर, ट्रांसफॉर्म्ड वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर? मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी कुछ नहीं होती, एम से हम डिनोट कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और आपका जो काइनेटिक एनर्जी उसका योग को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की सम ऑफ को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी हो गई। इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। रबड़ को खींचो, ठीक है, हमने इनिशियल स्टेज में थी, खींचा, उसके बाद दोबारा वो अपनी उसी स्टेज में आ गई, उसको हम कह देते हैं इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। क्लियर? तो आज का वीडियो बस इतना ही था, ठीक है। इसमें हमने 4 चैप्टर्स आई थिंक कवर कर दिए हैं। फ्लोटेशन, मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन और वर्क, पावर एंड फोर्स, 5 चैप्टर्स हमने इसमें डिस्कस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट 3-4 चैप्टर्स और लेफ्ट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।